जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के इस लाइव क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आप ये बेसिकली वीडियो तो बनना बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए, लेकिन ये 6th सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के छात्रों के लिए भी आज का ये क्लास अहम है। आप सब लोग जल्द से जल्द आज के इस लाइव क्लास में जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज की क्लास को पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के बीएससी 4th सेमेस्टर से रिलेटेड अब लगातार वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और सभी वीडियो का लिंक पाने के लिए आप जिलाजी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जा कर के और वहाँ से आप सही प्रकार का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्प्ले में दिख गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। सब्जेक्ट का नाम है प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आज का टॉपिक है, इसमें लैंड डिग्रेडेशन। टॉपिक का नाम है बेटा लैंड डिग्रेडेशन, मीन्स लैंड डिग्रेडेशन में आपको जानना है कि डिग्रेडेशन या इसी को हम कहते हैं इसमें मृदा निम्नीकरण। तो मृदा निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन, इसका हिंदी और इंग्लिश दो टर्म्स है। यह अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन एक वैश्विक समस्या आज के समय के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। इस क्रिया के लिए नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर, जो भी मानवीय क्रिया है, वो दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इससे मृदा की जो पैतृक, आप कह सकते हैं जो मृदा की पैतृक गुण है, उसका लगातार लॉस होता है, जिससे जो उपयोगी मृदा नष्ट हो जाता है और इस तरीके से व्यापक तौर पर मृदाओं में समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए आप लैंड डिग्रेडेशन एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया के रूप में है, जो एक राष्ट्र की संपदा या खाद्य सुरक्षा से संबंध रखती है। तो इसलिए इस विषय की जानकारी सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को या सभी जन को होना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र संपदा का मुद्दा है। इसलिए सभी को इस विषय में जानने की प्रक्रिया है। लैंड डिग्रेडेशन एक दिन में नहीं हो जाता, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ये नहीं कि बहुत बड़ा, कभी कभी ऐसा होता है नेचुरल फैक्टर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया और उसमें मिट्टी का काफ़ी हिस्सा कट करके बह गया, वो तो सब देखते हैं जानते हैं। लेकिन लैंड डिग्रेडेशन में कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिसको हम जान नहीं पाते हैं और हमारी पूरी मृदा का जो उपजाऊ परत है वो पूर्णतया नष्ट हो जाता है। तो कैसे कैसे नष्ट होता है, कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, इस बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक है ये आपका है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, जिनकी अहम भूमिका है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर है, सॉइल फैक्टर है, नेचुरल है, और इसमें जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रक्रियाएं हैं, जो शस्य संबंधी क्रियाएं हैं, वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पहले ही लाइन में आपको बता दें कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो लैंड डिग्रेडेशन
के लिए जो मेन फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु एक अहम प्रक्रिया है जिससे फसलों की वृद्धि और विकास, या कह सकते हैं कि कृषि की सभी क्रियाएं वह लगभग जलवायु के ऊपर निर्भर होती हैं, और जलवायु उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। और यह एक कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर एक अहम फैक्टर होता है। इससे कैसे ये डिग्रेडेशन के लिए अपना एक भूमिका निभा सकता है। जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या रहता है, वर्षा है, विंड है, या ह्यूमिडिटी है, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं रेनफॉल की, वर्षा की बात करते हैं, तो इसमें हाई इंटेंसिटी ऑफ रेन, वर्षा का अधिक इंटेंसिटी, अगर ज़्यादा मात्रा में वर्षा होता है तो पानी का रनाव भी तेज़ी से होता है। मीन्स मृदा की सतह पर पानी का बहाव भी तेज़ी से होता है, और जिस बहाव की वजह से मृदा का जो ऊपरी सतह है, जो एक फर्टाइल जोन है, वो लॉस हो जाता है, जिससे जो हमारी मृदा का उपजाऊ लेयर है वो लॉस हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा इसमें आता है कि मिनिमम रेनफॉल, अगर रेनफॉल कम है तो भाई रनाव भी कम होगा, और रनाव कम होगा तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसका जो इरोजन है वो भी काफ़ी कम होगा। इस तरीके से हाई कंजर्वेशन सॉइल, अगर मिट्टी के ऊपर अच्छा आच्छादन है, अच्छा उसके ऊपर अगर कवरिंग है, तो अगर उसके ऊपर अच्छा कवरिंग है तो उससे भी मिट्टी बचा जा सकता है। तो ये भी एक मिनिमम। उसके बाद में इवेपोरेशन की हम बात कर लेते हैं कि हाई इवेपोरेशन सॉइल, अगर सॉइल में इवेपोरेशन अधिक हो रहा है, मतलब अगर वाष्पन की दर अधिक है। वाष्पन क्या है कि जो मिट्टी का सरफेस है उस सरफेस के ऊपर सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, और जिससे वाटर वेपर फॉर्म में लॉस होता है, तो ही होता है हाई इवेपोरेशन। मतलब अगर वाष्पन की दर अधिक होता है तो उससे नमी लॉस हो जाती है, और फिर सॉइल के पार्टिकल्स बिखर जाते हैं और रनाव तेज़ी से होने लगता है। अगला है कि मृदा की सतह पर नमी की कमी। अगर मृदा की सतह पर नमी की कमी होती है तो इससे भी लॉस हो जाता है। जैसे भी मैं बताया कि इवेपोरेशन होगा, या अगर प्लांट लगे तो ट्रांसपायरेशन होगा, दोनों केस में वाटर का लॉस होता है। तो इवेपोरेशन, जैसे मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है तो कण क्या होता है, एक दूसरे से बिखरने लगते हैं, और जैसे पानी का बहाव होता है तुरंत वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह में बह जाते हैं। या एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु भी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे आप राजस्थान का जोन देखिए, वहाँ सब शुष्क जलवायु है, तो शुष्क जलवायु होने के कारण वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, वो भी एक अहम फैक्टर निभाता है। अगला हम देखते हैं कि सॉइल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मिट्टी से रिलेटेड क्या पॉइंट है। तो इसमें आपका है लूज सॉइल, मिट्टी का ढीलापन या मिट्टी का भुरभुरा होना। तो मिट्टी अगर भुरभुरा है, लूज है, इससे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, लगातार टिलेज की क्रिया करते रहते हैं। जैसे जब सॉइल उसमें क्रॉप नहीं लगा है और आप लगातार टिलेज की क्रिया करते हैं, भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं, इससे जो सॉइल लूज हो जाता है। तो लूज होने पर विंड और वाटर दोनों इरोजन तेज़ी से होने लगता है, और जिससे वाटर का लॉस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें टोपोग्राफी का, भूमि का समतल। आज भी भारत में बहुत सारे किसान ऐसे जहाँ पर खेती करते हैं और एरिया समतल नहीं है, चाहे वो खेती करते हैं, फार्म की बात करते हो, फील्ड की बात करते हो, या ऐसे बहुत सारे एरिया है जो ज़्यादातर ढालापन है, जिसमें ढालूपन है। तो अगर एरिया समतल होता है, जैसे अगर ये एरिया मान लीजिए समतल है, तो इस पर
रनाव बहुत कम होगा। लेकिन अगर सॉइल क्या है, ढालूपन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें ढाल है, तो ऐसे में पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है। और जब रनाव तेज होगा, पानी का बहाव तेज होगा, तो उस पर मिट्टी के काफ़ी अंश कट करके या पानी के साथ बह करके और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये भी टोपोग्राफी में स्थलाकृत भूतल रूप कैसे है, ये भी इसमें प्रमुख तौर पर प्रभावित करता है। अगला इसमें है कि सॉइल विदाउट वेजिटेटिव कवर, ऐसे मिट्टी जिसके ऊपर कोई वानस्पतिक आच्छादन ना हो। जैसे जब वानस्पतिक आच्छादन होता है तो वर्षा कंट्रोल करता है, या पानी के बहाव को भी रोकता है, या हवा के प्रेशर को भी रोकता है। इस तरीके से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। और अगर मिट्टी कवरिंग नहीं है, अगर सॉइल बिल्कुल नग्न है और उस पर बारिश का या हवा का या ऐसे सरफेस पे पानी का बहना, उससे ज़्यादातर सॉइल लॉस हो जाता है और धीरे धीरे करके ऊपरी सतह बह जाता है। अगला यहाँ पर है कि सॉइल का टेक्सचर। कौन सा टेक्सचर? सैंडी टेक्सचर। आप लोग जानते हैं कि सॉइल का जो टेक्सचर में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। ये 3 पार्टिकल्स बेटा इसमें आते हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले ये प्रमुख तौर पर आते हैं। जो सैंड पार्टिकल्स होता है दूसरे से ये बड़ा होता है। इनका टेक्सचर क्या होता है? इनके पार्टिकल्स थोड़ा साइज में बड़े होते हैं और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है, इसलिए इनका क्या होता है? टेक्सचर इनके बिखरे हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है सिल्ट और क्ले। इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, इसमें पकड़ ज़्यादा, इसलिए इसमें लॉस कम हो पाता है। तो टेक्सचर भी कहीं प्रभावित करता है। टेक्सचर क्या होता है कि सैंड, सिल्ट, क्ले का जो रिलेटिव परसेंटेज होता है उसी को हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल का टेक्सचर भी कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला होता है हाई वाटर टेबल। अगर हाई वाटर टेबल होता है मीन्स उच्च जल स्तर। उच्च जल स्तर होने के कारण भी इससे भी पानी ऊपर, इससे ज़्यादा जब होता है तो मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है, या पानी कह सकते हैं कि उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सरफेस पे बहता है। इस वजह से भी वाटर कह सकते हैं कि लॉस प्रमुख तौर पर हो सकता है। अगला होता है इसमें कि नेचुरल फैक्टर, जो इसके डिजास्टर हैं उसके बारे में, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगर कह दें कि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि खेती को भी आए सबको हम प्राकृतिक का जुआ कहते हैं, तो बहुत सारी आपदाएं, क्योंकि आपदा मतलब कि संभलने का कोई मौका न मिले और पूर्णतया एक क्षेत्र या पूरा एक कह सकते एरिया वो पूर्णतया प्रभावित हो जाता है, मीन्स काफ़ी क्षेत्र उसमें जैसे बाढ़ आता है। बहुत सारे ऐसे तराई क्षेत्र हैं जहाँ लगभग कह सकते हैं कि हर साल बाढ़ का खतरा मंडराता है, और बाढ़ आने से पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाता है और पानी का बहाव तेज होता है, जिससे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है और वो उपजाऊ मिट्टी का पूरा लेयर वो कट करके काफ़ी दूर क्षेत्रों तक चला जाता है। मीन्स पूरा मिट्टी में कह सकते हैं कि एक तरीके से बाढ़ क्षेत्र में मिट्टी का पूरा उथल पुथल हो जाता है, काफ़ी एरिया कट करके बह जाता है। यह एक बहुत घातक प्रक्रिया भी होता है कि जो भी क्षेत्र, चाहे वो समतल हो चाहे वो भूतल हो, सारे क्षेत्र को ये प्रभावित कर देता है। अगला होता है ड्राउट में सूखा। ना बाढ़ नुकसानदायक है, उसके लिए सूखा भी नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, इससे भी सॉइल क्या हो गया? बिल्कुल ड्राई हो गया। अब यहाँ पर भी विंड इरोजन होने लगा, यह सॉइल बंजर हो जाती है। वहाँ पर इवेपोरेशन होने से मीन्स कह सकते हैं कि मिट्टी धीरे धीरे करके ऊसर हो जाती है। ये सारी समस्याएं भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी एक
मेन प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। अगला होता है साइक्लोन मीन्स चक्रवात। चक्रवात के आने से भी, चक्रवात में क्या होता है, पिंडीय वायु का कह सकते हैं कि गोल चक्र में वायु का चक्रीय गति होता है। इसमें उस क्षेत्र के मिट्टी को पूर्णतः काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देता है। अगला होता है अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। तो भूकंप के द्वारा भी जो बड़े बड़े पहाड़ या जो भी बड़े टीले हैं उन सब में दरारें पड़ जाती हैं और वो सब टूटने लगते हैं और बिखरने लगते हैं, यह भी एक समस्या हो जाती है। या बात करते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड का। लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन। आप लोग देखते हो, अक्सर पढ़ते होगे, न्यूज़पेपरों में पढ़ते होगे लैंडस्लाइड। जब भारी वर्षा होता है तो भारी वर्षा होने के कारण पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है या बिखर जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, मतलब वो टूटकर नीचे आ जाता है। और ऐसे आने से उन क्षेत्रों में भी पूरा प्रभाव दिख जाता है। तो भारी बारिश के कारण अक्सर ये लैंडस्लाइड का प्रभाव होता है। इससे भी डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम सर रहता है। अगला है फायर। लोग अक्सर देखते होंगे कि किसी कारण बस आग लग जाता है। आग लगने से जो मृदा के ऊपर एक आच्छादन है, जो एक कवर है, वो पूर्णतः आग लगने से जल जाता है। जल जाने से भी और पूरा मिट्टी, मृदा का पूरा सतह वो नग्न हो गया और इससे भी मिट्टी में इरोजन या रनाप या इस सब के प्रभाव से भी काफ़ी ज़्यादा सॉइल का लॉस होने लगता है, डिग्रेडेशन होने लगता है। ये भी एक आपका है। या आपका फिर हिमस्खलन, इस सब के भी प्रभाव से भी जो भी प्राकृतिक आपदा के रूप में आते हैं, इससे भी लैंडस्लाइड वगैरह का भी खतरा इसी के कारण ज़्यादातर बना रहता है। अगला होता है एग्री। इसमें जो इसके कारण भी ज़्यादातर प्रभाव होता है, क्योंकि जो शस्य क्रियाएँ हैं, अगर हम गलत ढंग से शस्य क्रियाएँ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल जाए, चाहे मिट्टी के स्वास्थ्य रहे या मिट्टी बंजर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चाहिए। तो उत्पादन वहाँ पर क्या होगा, क्षणिक मात्र के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर सोचे उसमें सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, टिकाऊपन आ जाएगा, तो नहीं आएगा, उससे पूरा का पूरा क्षेत्र वह प्रभावित हो जाएगा। टिकाऊपन लाने के लिए एक आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की आवश्यकता होगी। अब किसान को अगर ये पता चल गया कि रासायनिक खाद डालने से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, तो लगातार वो रासायनिक खादों का ही उपयोग करता जाएगा, किसी एक विशेष फर्टिलाइजर का, किसी एक विशेष उर्वरकों का प्रयोग करता जाएगा। इसकी वजह से भी मिट्टी धीरे धीरे करके ऊसर, बांगर, बंजर, खादर ये सब बन जाता है। इससे भी हमारे सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस ये भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और आज के समय में तो खास करके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आधुनिकता बढ़ती जा रही है, इससे लैंड डिग्रेडेशन भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आधुनिकता बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम नेचुरल फैक्टर से दूर होते जाएंगे, प्रकृति से दूर होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे उतना ही डिग्रेडेशन बढ़ेगा। चाहे वो लैंड का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, डिग्रेडेशन उतना ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसमें जैसे चारागाह, जो पॉस्चर लैंड है, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हैं। पूरे पशुओं को छोड़ दिए चारागाह, वो पशु चल रही, बिल्कुल उस एरिया को प्लेन कर दी, बर्बाद कर दिए। तो जब वो पूरा एरिया चर गया, वनस्पति बिल्कुल समाप्त हो गया, तो जब वनस्पतियाँ समाप्त हो गई, वो सॉइल पूरा क्या हुआ, वो पूरा क्षेत्र पूरा खाली हो गया, मिट्टी नग्न हो गई, तो उस पर इरोजन का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से होगा और पूरा पूरा लैंड कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन के एरिया में वो काफ़ी तेज़ी से चलने लगता है। अगला होता है कि इसमें ओवर ग्रेजिंग या अति चारा गहन, मतलब वही चीज़ है कि अगर ज़्यादा आप चारा गहन क्रिया करते हैं तो उससे भी सॉइल के सरफेस पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे भी होता है। या दोषपूर्ण कृषि करना, जैसे मैंने अभी बताया कि दोषपूर्ण कृषि, फ्री का नहर का पानी पा गए तो लगातार सिंचाई ही कर रहे हैं, उससे भी हमारी मृदा ऊषर हो जाती है। किसी एक विशेष फर्टिलाइजर से उनको लग गया कि उत्पादन बढ़ रहा है तो लगातार उसी का उपयोग करते चले गए। या पता चल गया कि किसी एक विशेष बीज से ज़्यादा उत्पादन, लगातार उसी की खेती।
कोई एक देख लिया कि इस खेती से हमको ज़्यादा लाभ है तो उससे लगातार उसी की खेती करने लगे। तो ये सब दोषपूर्ण हम अगर कृषि करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे आज हमारी मृदा वो स्वस्थ नहीं है। हमारे पूर्वज तो स्वस्थ करके दिए थे, लेकिन आज हम इस आधुनिकतम दौर में ज़्यादा उपज लेने के चक्कर में हम गलत तरीके से खेती की जो प्रक्रिया जो प्रणाली वो अपना रहे हैं और जिससे टोटल कह सकते हैं कि जो हमारा मृदा है वो पूर्णतः प्रभावित होता चला जा रहा है। इससे काफ़ी क्षेत्र वो ऊसर और बंजर बनने के श्रेणी में है। से आप देखो कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपनाया था और पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजेशन का अंधाधुंध प्रयोग करने लगे। तो अंधाधुंध जब आप प्रयोग करेंगे तो एक सीमा तक तो उपज बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद लगातार उपज कम होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एक समय तक जब तक मिट्टी में हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स जो भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो जब तक जिंदा हैं या जब तक उनकी सक्रियता है तब तक तो हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप रसायन का प्रयोग कर देते तो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल शिथिल हो जाती है और इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारे सॉइल ऊसर और बंजर बनने की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहिए, मतलब वहाँ पर कार्बनिक और रासायनिक दोनों प्रकार के खादों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी मिट्टी में सस्टेनेबिलिटी आएगी और काफ़ी समय तक आप खेती कर सकते हैं। ये भी अगला है डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक वनों का विनाश करना। हम अपनी आवश्यकता के लिए वनों का विनाश कर रहे हैं, तो जब वनों का विनाश कर रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं, उसके प्रभाव से वर्षा भी कम होगा, उसके प्रभाव से फिर क्या होगा कि मिट्टी धीरे धीरे करके वो सब ऊसर बांगर बनने लगेंगी, जो क्योंकि धीरे धीरे करके उसमें वाटर लेवल घट जाएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी घट जाएगी और इस वजह से भी उसमें प्रभाव आने लगता है। ये भी एक समस्या हो जाता है। अगला होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज का सही उत्तम व्यवस्था न होना। जैसे हम पता चला कि ये हमारी तराई क्षेत्र की मृदा है, अब इसमें अभी जो वो देखा कि अक्टूबर में भारी बारिश हुआ, तो भारी बारिश के होने से क्या हुआ कि जो भी तराई क्षेत्र की हमारी मृदाएं हैं उसमें आकर के ज़्यादा मात्रा में पानी भर गया। तो अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी भर गया तो काफ़ी समय तक पानी लगा रहा, वो हमारा वाटर लॉक्ड रीजन हो गया और फिर उसमें हम खेती बाड़ी नहीं कर पाए, वो भी मृदा हमारी प्रभावित हो गई, डिग्रेडेट हो गया, वो भी हमारा निम्नीकृत मृदा हो गई, तो वो भी प्रभाव है। तो आज के समय में ये भी है कि जल निकास का उत्तम व्यवस्था ना होना। तो जल निकास की उत्तम व्यवस्था ना होने से भी हमारी मृदाएं ज़्यादातर प्रभावित हो रही हैं। तो बेटा देख लेते हैं, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। इसमें फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉइल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर और हमारा एग्रोनॉमिकल फैक्टर्स, ये इसमें आता है। इसमें आपका एक फैक्टर्स और है जो ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब जिसमें हम आप काफ़ी ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्सिबल अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स भी इसमें आता है। जैसे इसमें कि अनियोजित तरीके से आप भूमि का उपयोग करना, अगर जैसा लैंड यूज पैटर्न है, जिस तरीके से जिसका सॉइल है, अगर उसी तरीके से आप उपयोग कर रहे हैं तो इसमें ह्यूमन फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ये चीज़ पहले हम देख लेते हैं कि जो भी मानवीय कारण है इसके ऊपर। तो अगला इसमें क्या है कि ज़्यादातर अर्बन एरिया का डेवलपमेंट, मतलब जैसे अगर अर्बन एरिया बढ़ता जाएगा, शहरीकरण होता जाएगा, उसी तरीके से हमारे कह सकते हैं कि मृदा का ये भी डिग्रेडेशन होता हुआ चला जाएगा, मृदा प्रभावित होती हुई चले जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम शहरीकरण से बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, कचरा कहीं डिकम्पोज कर दिए, शहरी सीवर जो भी उसको ला करके मिट्टी में छोड़ दिया, तो इस सबसे क्या हुआ, हमारी मिट्टी डिग्रेडेट ही तो होती चली जाएगी, ये भी होता है। या जो भी शहर से निकला हुआ सीवर, नदियों का मुहाना, इस सब से धीरे धीरे प्रभावित होता हुआ चला जाती है। या अनियंत्रित तरीके से खनन करना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है
कि अनियंत्रित तरीके से खनन कर लेना। अनियंत्रित तरीके से खनन करना, पता चला कि कहीं पर एरिया क्या हो गया, बिल्कुल ढाल हो गया, बिल्कुल निचला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर पानी रुकने लगा, भी समस्या है। या इससे क्या हुआ कि अनियंत्रित तरीके से हमारा उपजाऊ क्षेत्र है उसको हम खोद कर बर्बाद कर दिए, ये भी एरिया है। पता चला ईंट का भट्ठा वाला 10 फीट मिट्टी खोद लिया और मिट्टी खेत हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ढाल हो गया, निचली सतह में बारिश हुआ तो खेत में पानी रुक गया, फिर उसमें हम खेती सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अनियंत्रित तरीके से जो मिट्टी का खनन करते हैं ये भी एक समस्या है। अगला चीज़ है कि अनियंत्रित तरीके से जो आप कारखानों का निर्माण करेंगे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ये भी एक है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र करते तो भी एक समस्या है। आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसको दोष किसानों को दिया जा रहा है कि पराली जला रहे हैं। अब मेन दोष तो वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे है। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिससे हमारी मृदा का निरंतर क्षरण होता हुआ या डिग्रेडेशन होता हुआ जा रहा है। इसके लिए कोई एक कारक नहीं है, इसके लिए कई सारे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते जा रहे हैं, जिससे हमारी मृदा ये पूर्णतया बंजर होती चली जा रही है। अगर अनियमित तरीके से दोहन करेंगे, अनियमित तरीके से खेती करेंगे, अनियमित तरीके से अगर उसमें हम शहरीकरण किया, जो भी कारखाने या जो भी मानवीय और प्राकृतिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, ये सब मोस्टली ये हमारे क्षेत्र को प्रभावित करते हुए चले जाएंगे। ये इसका एक मेन टर्म्स होता है। इसी में अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेशन लैंड, मतलब जो डिग्रेडेड लैंड हो रहा है उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रबंध कैसे करेंगे कि जिससे भूमि का कटाव ना हो पाए, या आप कह सकते हैं लैंड का डिग्रेडेशन ना हो पाए, बंजर ऊसर और बांगर ना हो पाए। ये सब सारी चीज़ कैसे उसका मैनेजमेंट प्रबंध करेंगे। तो इस प्रबंध को करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में उस समय क्या हुआ था, NWDB, मतलब यहाँ पर नेशनल वेस्टलैंड डेवलप मैनेजमेंट एक बोर्ड की स्थापना की गई थी 1985 में। 1985 में इस बोर्ड का स्थापना किया गया था, जिससे केंद्र और राज्य स्तर पर भूमि सुधार की कई सारे कार्य प्रारंभ किए गए, इससे भूमि का सुधार हो सके, भूमि का अच्छे तरीके से प्रबंध हो सके और हमारी जो एक संपदा है, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, वो छीन ना होने पाए, जिससे हम अपने आने वाले कल को एक अच्छी भूमि दे सकें। इसके लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। इसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले बेटा होता है सॉइल कंजर्वेशन। मीन्स सॉइल कंजर्वेशन के लिए भूमि की क्षरण की कैसे, जो भूमि को कैसे हम संरक्षित कर सकें, उसके क्षरण को कैसे हम कम कर सकें, उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर मिट्टी में सपोज करिए वहाँ पर कंजर्वेशन करने के लिए, जैसे ढालू मृदा है जहाँ पर पानी का बहाव तेज है, एक खेत से दूसरे जगह पर चल रहा है, तो उसके लिए मेड़बंदी कर लेना। क्या करना बेटा, मेड़बंदी कर लेना। तो मेड़बंदी से करने से क्या हो जाएगा कि पानी का बहाव रुक जाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाएगा, एक चीज़ होता है। अगला होता है कंटूर फार्मिंग करना, कंटूर कल्टीवेशन करना, कंटूर क्रॉपिंग करना, या यहाँ पर भूमि का समतलीकरण करना। अगर मिट्टी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है तो उसको एक समतल, मतलब उसका लेबलिंग करना, ये भी कंजर्वेशन में आ जाएगा। या फिर जो मिट्टी में अवनलिका बन गई उसका अच्छी तरीके से प्रबंध करना, बड़े बड़े बांध बनाना जिससे पानी का बहुत ज़्यादा क्षेत्र बढ़ने ना पाए, हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकें, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर ना करने पाए और हमारा क्षेत्र प्रभावित ना हो, और चारागाह का प्रबंध करना और ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों को लगाना या शस्य क्रियाओं को सही ढंग से वैज्ञानिक ढंग से करना। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा आप जो सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, मृदा का, या जो आपका भूमि है उस भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। उसके अंतर्गत ये सभी क्रियाएं आती हैं। क्या क्या आती हैं, आप मेड़बंदी कर लो,
वहाँ पर कंटूर फार्मिंग कर लो या आप कंटूर क्रॉपिंग कर लो या उसमें आप मिट्टी का लेवलिंग अच्छे तरीके से कर लो, जो भी अवनलिका है उसको समाप्त कर लो, अनियमित चारागाह को सही कर लो, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेशन लगा लो। ये सारी प्रक्रियाएं लैंड कंजर्वेशन के अंतर्गत करते हैं। अगला होता है कि जो भी बालू का टीला, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम यांत्रिक या वानस्पतिक या रासायनिक इन सब के द्वारा स्थिर करना, मतलब जो भी मिट्टी का जो भी टीला वगैरह है इन सबको स्थिर करना, क्योंकि लगातार वर्षा में सब समाप्त होता जा रहा है। जो अपने आसपास आप टीले या ऊंचे क्रियाएं दे वो सब धीरे धीरे समाप्त। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए प्रमुख तौर पर इसका कंजर्वेशन की, इसके ऊपर ढेर सारी वनस्पतियां लगा दें, घास लगा दें, इन जिसके द्वारा इसका क्षरण ना हो सके और ये स्थिर रखे जा सके, ये भी है ना। अगला है वाटर कंजर्वेशन करना, जल संरक्षण करना। आज के समय के लिए बेटा सबसे बड़ा मुद्दा वाटर कंजर्वेशन करना, कि कैसे हम वर्षा के जल को संरक्षित करें कि हमारा जो भी ग्राउंड वाटर लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इसके लिए बहुत सारे कार्य जल संरक्षण के लिए किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि रनाफ को रोकना है। क्या करना है बेटा, रनाफ को रोकना है कि पानी का बहाव ज़्यादा ना हो सके, ज़्यादा ना आ सके। जो भी रनाफ हो रहा है, अपधावन हो रहा है, उस रनाफ को रोकना। सॉइल को ज़्यादातर ढीला रखना, मतलब उसको लूज रखना, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा रहेगा तो पानी का बहाव कम होगा, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव कम होगा। ये चीज़ है। अगला वाटर का हार्वेस्टिंग करना, जल संग्रह करना। इसके द्वारा कहीं कहीं आप तालाब, जलाशय, झील ये सब बना करके और जल का संग्रह करना, जिससे हमारा पानी संरक्षित रह सके। या जो भी मिट्टी का ढाल है, जो भी मिट्टी का ढाल है उसको कम करना। भाई ढाल कम करेंगे तो यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फिल्ट्रेट होगा और पानी रुकेगा। और पानी को हम ज़्यादातर ढक के रखें कि जिससे इवेपोरेशन ना हो पाए और शोषण, मतलब उसका जो कह सकते हैं कि जो सनलाइट के इफेक्ट के द्वारा इवेपोरेशन होता है वो क्रिया ना हो पाए। इन प्रक्रियाओं के लिए जल को हमको संरक्षित करके रखना है। सब प्रक्रियाएं करते हैं। अगला होता है ऊषर रिक्लाइमेशन। जो हमारी ऊषर मृदा है उसका रिक्लाइमेशन करना, उसका सुधार करना। मतलब अगर ऊषर मृदा हो गया है तो उसका रासायनिक, जैविक और सस्य क्रियाएं इन सब का उपयोग करके और उस मिट्टी को सुधारा जा सकता है। ज़्यादातर जैसे मान लीजिए अगर पीएच बढ़ गया है, उसका पीएच ग्रेटर देन 8.5 हो गया है, तो उसमें वो क्या करना चाहिए, जिप्सम डाल करके और उस मिट्टी को सुधार लेना चाहिए। उसमें H2SO4 का प्रयोग करना चाहिए और उसमें आप पायराइट्स का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से उसका प्रयोग करके आप और ऊषर मृदा को रासायनिक तरीके से सुधार सकते हैं। जैविक तरीके से सुधारने के लिए उसमें कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करें, उसमें ग्रीन मैंडोरिंग करें। अगर हरी खाद लगाते हैं तो उससे भी उसका अच्छे तरीके से आप उसके अगर हरी खाद लगाते हैं या उसमें फ्रेशमेड वगैरह का उपयोग करते हैं, आप उसमें कार्बनिक खादों का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब का उपयोग करके और आप अपने जो भी ऊषर मृदा है उसको रिक्लाइमेट करके उसको आप सुधार सकते हैं, बंजर भूमि को, जिससे हमारी वो जो भी लैंड है वो कृषि योग्य बन सके। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला होता है मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल। अगर एसिड सॉइल किसे कहते हैं, जिसका पीएच लेस देन 6.5 या 6 से ही नीचे होता है, उसको आप कह सकते हैं क्या होता है, एसिड सॉइल होता है। तो एसिड सॉइल को भी सुधारना। एसिड सॉइल किसके द्वारा सुधारते हैं, चूना के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, चूना के द्वारा। चूना का प्रयोग करके और इस एसिडिक सॉइल को सुधारें कि जिससे अगर एसिड सॉइल सुधर जाएगा तो हमारी जो मिट्टी है वो खेती करने योग्य हो जाएगा। इसमें राक फास्फेट या भी जो सलज है या जो औद्योगिक मल वगैरह है, इन सब का प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
और या फिर रासायनिक तौर पर चूना का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब के प्रयोग से हमारी जो ऊसर मृदा है वो सुधर सकती है और यह क्षेत्र भी हमारा कृषि योग्य बन सकता है। इसका भी उर्वरक, इसका भी उपयोग करना चाहिए। अगला आपका होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज का सही प्रबंध करना चाहिए, जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। अगर हम जल निकास का उचित प्रबंध करते हैं तो हमारा क्षेत्र जो वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब कह सकते हैं जो जलाक्रांत की स्थिति बन जाती है, जल भराव की स्थिति बन जाती है, वह स्थिति नहीं बन पाएगी और हमारा काफ़ी क्षेत्र वह सुरक्षित रहेगा, जिस पर हम खेतीबाड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगला क्या होता है बेटा, ग्रोइंग ग्रासेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में हम क्या करें कि घास का मैदान लगा दें। जो भी खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है उसमें हमको खेतीबाड़ी नहीं करना है, उसमें आपको क्या करना है कि घास का मैदान लगा देना है, या उसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसमें ले फार्मिंग कर लें। क्या कह रहे हैं बेटा, ले फार्मिंग कर लें। अगर ले फार्मिंग कर लेंगे, घास का मैदान लगा देंगे, तो घास के मैदान लगाने से भी क्या होगा, जो हमारा जल का कटाव है, जो बहाव, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रुक सकता है और वह भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रोकने के लिए इसमें ले फार्मिंग करके, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें ले फार्मिंग का रहता है। और अगला इसमें कि फॉरेस्टेशन, मतलब जल को लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, जो ज़्यादातर जंगल को, जो आपका ऊपर जहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं ऐसे क्षेत्र जो पड़े हैं, उन क्षेत्रों में हमको क्या करना है, प्लांटेशन करना चाहिए, ज़्यादातर वनों को लगाना चाहिए। अगर उससे वनों को ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो उससे हमारी मृदा काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगी और मिट्टी का कटाव नहीं हो सकेगा और अच्छा एक कंजर्वेशन उसमें हो सकता है। तो उसमें जैसे नीम, बबूल, पीपल, शीशम, इन सब के पौधों को लगा करके और हमारे पूरे क्षेत्र को हम अच्छे तरीके से आच्छादित कर दें। उसके बाद में जो भी सार्वजनिक या बेकार भूमि पड़े हैं उनको चारागाह के रूप में अच्छे तरीके से डेवलप कर लें। वैज्ञानिक विधि से अनियमित चारागाह कराएंगे तब तो वो डिग्रेडेट कर देगा, लेकिन एक वैज्ञानिक तौर पर, एक अच्छे तरीके से प्रबंधित तौर पर आप चारागाह का उपयोग करें कि जिससे हम या घासों को अच्छे तरीके से तैयार करें कि जिसकी हम अपने मिट्टी को बचा सकें, अपने लैंड को बचा सकें, अच्छे तरीके से कंजर्वेशन कर सकें। उसके बाद में फिर अगला होता है कि जो हमारा आगे पॉइंट में कि जो हमारा वाटर एंड विंड इरोजन होता है, वाटर एंड विंड इरोजन है, वाटर एंड विंड इरोजन को भी कम करना चाहिए। उसके रोकने के लिए जो भी प्रभावकारी कारक हों उन सभी कारकों को अपनाना चाहिए, जिससे अभी मैंने बताया जो इन सब पॉइंट्स को करके कि मिट्टी को आच्छादित रखें, इरोजन और सारी रन ऑफ कम होने दें, ये सब मिट्टी को वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करें और वैज्ञानिक तरीके से चारागाह लगाएं, मल्चिंग कर लें और फॉरेस्टेशन करें। ये सब क्रिया करके वाटर और विंड इरोजन को ज़्यादातर रोकना। दूसरा चीज़ है कि जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, उसको भी रोकने के लिए जो भी, क्योंकि लैंडस्लाइड तब रुक सकता है जब ज़्यादातर भाई आच्छादित होगा, पर आप कह सकते हैं कि कवरिंग ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से लैंडस्लाइड भी रुक सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री को करना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स खेती के साथ साथ अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो वो भी आपके एग्रो फॉरेस्ट्री करने से भी, मतलब वनों के साथ साथ खेती का अगर भी व्यवसाय करते रहते हैं तो इससे भी हम मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा रोक सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से अंता फसल प्रणाली भी अच्छे तरीके से अपना सकते हैं, एक शस्य प्रणाली भी अच्छा अपना सकते हैं, ये भी एक अच्छा होता है। जो भी बेकार की भूमि है उसको, उस पर आवास या कारखाने को विकसित किया जाए जिससे उस मिट्टी का और ज़्यादा लॉस ना हो सके, ये भी प्रक्रिया इसमें आता है। या फिर अगर जो भी खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करें, अगर आप पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तो मिट्टी को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं।
ये भी एक है। और मृदा में, लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे हमारी मिट्टी सुरक्षित रह सकती है। ये सारे लैंड मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड है, उसको अच्छे तरीके से आप प्रबंध कर सकते हैं, उसका सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे मिट्टी हमारी अच्छे तरीके से बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।